फतेहपुर सीकरी लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर क्षत्रिय समाज की संख्या ज़्यादा होने के बावल क्षेत्र होने के बाद भी बीजेपी ने क्षत्रिय समाज को क्यों टिकट? जो मैं समझता हूँ उसका सीधा कारण ये है कि बीजेपी जागरूक करके जनरल कास्ट उनमें भी क्षत्रियों का विनाश करने की स्थिति में आ गई है। समाज को तो जानबूझ के अवॉइड कर रही है बीजेपी, और उसका बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। संपूर्ण भारत में एक तरह क्रांति से आई है, किसी स्टेट में दे रहे, न राजस्थान में दे रहे हैं, न मध्य प्रदेश में है, न छत्तीसगढ़ में है, न झारखंड में तो एक सीट भी नहीं दी है, कहीं नहीं है। किसी से नेता क्षत्रियों को अवॉइड कर रहा है। जब तक क्षत्रिय अपनी ताकत नहीं दिखाएगा, नेतृत्व को हम लोग नहीं दिखाएंगे लखनऊ से दिल्ली तक, तो शायद हमें अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सिर्फ एक तरफी मुकदमा है रामनाथ सिकरवार के लिए। वो एक रिटायर्ड फौजी है, ईमानदार है, सच्चा है, देशभक्त है। मौजूदा 4 नंबर ये सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी है। जनता के बीच में न रहता है ना काम करता है। लूज खटोल साल तक उसके मकान का काम आज भी बंद नहीं है। कहाँ से आया पैसा इस पर? 100 गाड़ियों का बेड़ा है उसके पास, ये 100 गाड़ी कहाँ से आई? सीकरी का ताज किसके सर पे सजेगा? रामनाथ सिकरवार के पे। राजकुमार चार को ये अहंकार आ गया कि मैं 5 लाख वोट से जीता था, कितना भी मेरा बुराई होगी तो कम से 5,000 से जीत जाऊंगा। लेकिन जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। जितने लाख से ये जीते हैं राजकुमार, शायद हो सकता है कि उससे ज़्यादा अधिक वोटों से हार खानी पड़े बीजेपी को। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व क्षत्रियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। क्षत्रियों का बायकॉट राजनीतिक हत्या करना चाह रहे हैं लोग क्षत्रियों की, एक षड्यंत्र कैसे है, जानबूझ। वो सीकरी क्षत्रिय बाहुबल सीट होने के बाद भी, क्षत्रिय लैंड होने के बाद भी ये जाट लैंड, बीजेपी जाट लैंड घोषित क्यों करना चाहती है? जाट लैंड इसलिए घोषित कर दीजिए कि पूरा ओबीसी का पूरा छत्रित्व काम करना चाहती है। ओबीसी का पूरा ऊपर से नीचे तक सब ओबीसी है, क्योंकि इस समय ध्रुवीकरण ओबीसी का कर रही है। नमस्कार, मैं राहुल परमार, क्षत्रिय फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं पूर्व जिला अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा के दिनेश सिकरवार जी। आज हम उनसे बात करेंगे क्षत्रिय समाज के बारे में भी और लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव चल रहे हैं उसके बारे में भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। फतेहपुर सीकरी लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, तो मेरा ये प्रश्न है कि यहाँ पर क्षत्रिय समाज की संख्या ज़्यादा होने के बावल क्षेत्र होने के बाद भी बीजेपी ने क्षत्रिय समाज को क्यों टिकट नहीं दिया? इसका एक जो मैं समझता हूँ उसका सीधा कारण ये है कि बीजेपी जागरूक करके जनरल कास्ट उनमें भी क्षत्रियों का विनाश करने की स्थिति में आ गई है। क्योंकि पहले तो क्षत्रियों का बहुमत होता था, मिल जाती थी, और क्षत्रिय ज़्यादातर क्षत्रिय बीजेपी मैंडेट है शुरू से। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो शीर्ष नेतृत्व है, इस समय ओबीसी का गवर्नमेंट पूरी नेतृत्व चल रहा है, तो क्षत्रिय को वो जानबूझ के अवॉइड कर रही है। जबकि 4.5 से लेकर 5 लाख तक वोट फतेहपुर सीकरी पर है। उन्होंने जानबूझ करके टिकट नहीं दिया है, क्योंकि अगर क्षत्रिय को टिकट मिल गया तो भविष्य में हमारे सामने क्या संकट पैदा नहीं हो जाए। क्योंकि क्षत्रिय कभी भी झुक के रहना नहीं चाहता, दबाव में रहना नहीं चाहता, वो खुल के राजनीति करना चाहता है। आगरा में 2 सीटें हैं, एक है आगरा सीट जो हरिजन थी एससी, उस पर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को कर दी। क्या वास्तव में एसपी सिंह बघेल हैं, एससी हैं? क्या वो अपने परिवार के बच्चों की शादी एससी में करेंगे? बिल्कुल नहीं। केवल एक प्रमाण पत्र धनहर जाति का लेकर के एससीओं का कोटा खत्म कर दिया बीजेपी ने। फतेहपुर सीकरी सामान्य की सीट है, सामान्य पर उन्होंने राजकुमार चार को बीसी में आते उनको टिकट दे दी। कौन? क्षत्रिय को टिकट। इसी बात को देख करके ध्यान रखते हुए क्षत्रिय अपने भविष्य को सुधारने के लिए बीजेपी का कम राजकुमार चार का ज़्यादा विरोध कर रहा है। क्योंकि राजकुमार चार ने पूरे 5 वर्ष क्षेत्र में एक भी क्षेत्र में कहीं गए नहीं है, कोई सामाजिक काम नहीं किया है, चाहे भ्रष्टाचार के अलावा, पैसों के अलावा सब भाइयों लूट खसोट करके करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित कर ली है, जब इनके पास इलेक्शन से पहले कुछ भी नहीं था। आज इनकी जांच कराने मोदी जी, शाह जी, ईडी से, तो 1 हफ्ते के अंदर राजकुमार चार पूरा परिवार जेल में होगा। फतेहपुर सीकरी भी क्षत्रिय बाहुबल सीट है और खेरागढ़ भी विधानसभा क्षत्रिय बाहुबल सीट है, वहाँ से भी बीजेपी ने क्षत्रिय समाज तक अभी कोई कैंडिडेट नहीं। क्षत्रिय समाज को तो जानबूझ के अवॉइड कर रही है बीजेपी, और उसका बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। संपूर्ण भारत में एक तरह क्रांति से आई है, किसी स्टेट में दे रहे, न राजस्थान में दे रहे हैं, न मध्य प्रदेश में है, न छत्तीसगढ़ में है, न झारखंड में तो एक सीट भी नहीं दी है, कहीं नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व क्षत्रियों को अवॉइड कर रहा है। जब तक क्षत्रिय अपनी ताकत नहीं दिखाएगा, नेतृत्व को
हम लोग नहीं दिखाएंगे लखनऊ से दिल्ली तक, तो शायद हमें अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रामनाथ सिकरवार जी टाल ठोक रहे हैं कांग्रेस से, और बीजेपी से आपके राजकुमार चाहर जी हैं, और बीएसपी से आपके रामनिवास शर्मा जी हैं। तो इनमें त्रिकोणीय मुकाबला होगा या एक तरफा मुकाबला होगा इस बार? यहाँ पर सिर्फ एक तरफी मुकाबला है रामनाथ सिकरवार के लिए। वो एक रिटायर्ड फौजी है, ईमानदार है, सच्चा है, देशभक्त है, और हमेशा 24 घंटे जब से नौकरी रिटायर होके आया है जनता के बीच में जन सेवा के लिए गरीबों के हित की लड़ाई लड़ते लड़ते वो पूरा अपने को तपा के मजबूत हो गया है। तो केवल एक तो वहाँ एक लड़की है, कोई लड़ाई में है ही नहीं, राजकुमार और न बसपा, केवल रामनाथ सिकरवार सभी लोगों का प्यारा है वो, और सबके लिए काम करता है। मौजूदा सांसद का क्षेत्र में बहुत भारी रोष है। वो 4 नंबर ये सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी है, जनता के बीच में न रहता है ना काम करता है, लूट खसोट करता है। 2-4 दलाल लोग के टाइप पाल लिए हैं, उन्हीं के यहाँ रहता है, उन्हीं के बीच में काम करता है। उसकी संपत्ति का यहाँ करने लगा लो, कहाँ संपत्ति आई, जिस पर रहने के लिए मकान नहीं था, खाने के लिए कोई रोजगार नहीं था, 5 साल तक उसके मकान का काम आज भी बंद नहीं है। कहाँ से आया पैसा इस पर? 100 गाड़ियों का बेड़ा है उसके पास, ये 100 गाड़ी कहाँ से आई उसके पास? ये विचारणीय प्रश्न है। ऐसे भ्रष्ट सांसद को, जो जनता की जनप्रतिनिधि तो जनता की आवाज़ होता है, जनता के हित में काम करता है, जनता की सेवा करता है, वो आदमी तो महाराज शहंशाह बन के रह रहा है। जनता जाओ गाली देता है, कोई काम नहीं करता है, बिल्कुल नहीं, जनता के हित कोई काम नहीं। तो इस बार जनता फैसला करेगी कि फतेहपुर सीकरी का ताज किसके सर पे सजेगा? रामनाथ सिकरवार के पे। अगर क्षत्रिय समाज और अन्य समाज मिलकर और फतेहपुर सीकरी की जनता मिलकर एक तरफा ये मुकाबला कर देती है, तो राजकुमार चाहर जी के लिए जीत का रास्ता आसान रहेगा या नहीं रहेगा? राजकुमार चाहर को ये अहंकार आ गया कि मैं 5 लाख वोट से जीता था, कितना भी मेरा बुराई होगी तो कम से 5,000 से जीत जाऊंगा। लेकिन जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। जितने लाख से ये जीते हैं राजकुमार, शायद हो सकता है कि उससे ज़्यादा अधिक वोटों से हार तक खानी पड़े बीजेपी को। मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर जी को दोबारा टिकट मिला है। बीजेपी ने कभी इस पर छत्तीस समाज के बारे में भी नहीं सोचा है, कि जबकि समाजवादी पार्टी ने 2 बार छत्तीस कैंडिडेट उतारा है, पहले रानी पच्छालिका सिंह जी और उनके हस्बैंड राजा रमन सिंह जी। क्यों बीजेपी वहाँ से छत्तीस कैंडिडेट क्यों नहीं उतारना चाहती? मैंने कह दिया आपसे पहले भी कहते कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व क्षत्रियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। क्षत्रियों का बायकॉट राजनीतिक हत्या करना चाह रहे हैं लोग क्षत्रियों की, एक षड्यंत्र के साथ जानबूझ। कांग्रेस क्षत्रित्व का सीधा वो है क्षत्रियों का कि किसी का अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, किसी के दबाव में रहेंगे, ये उनको अच्छी तरह मालूम है। ये कभी भी दबाव में काम नहीं करेगा। हमारा तो यहाँ तक आकलन है कि शायद इस इलेक्शन के बाद महाराज योगी जी को भी सीट के लिए खतरा पैदा हो सकता है। फतेहपुर सीकरी क्षत्रिय बाहुबल सीट होने के बाद भी, क्षत्रिय लैंड होने के बाद भी, ये जाट लैंड बीजेपी जाट लैंड घोषित क्यों करना चाहती है? जाट लैंड इसलिए घोषित कर दीजिए कि 20 पूरा ओबीसी का पूरा छत्रित्व काम करना चाहती है। ओबीसी का पूरा कर, ऊपर से नीचे तक सब ओबीसी रहे, क्योंकि इस समय ध्रुवीकरण ओबीसी का कर रही है। और बीजेपी को न तो एससी से कोई मतलब, न जनरल से कोई मतलब। उनका ध्रुवीकरण इस समय पूरे ऑल ओवर इंडिया पे केवल ध्रुवीकरण ओबीसी का चल रहा है कि ओबीसी ही जनगणना में ज़्यादा है, इसलिए ओबीसी ऊपर से नीचे तक रहेंगे। आगामी भविष्य ऐसे आने वाला है कि जनरल कास्ट का कोई आपको मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री की तो बहुत बड़ी बात है। जिला अध्यक्ष हैं छत्तीस समाज के, और उन्होंने छत्तीस समाज के गांव-गांव जाके क्या अपने छत्तीस समाज के बारे में, जब मौजूदा आप अध्यक्ष जी थे, तो क्या मतलब विशेषताएं दी अपने समाज के बारे में, जानकारी दी? ये समाज की कुरीतियों के लिए ब्लॉक लेवल पर समिति गठित की थी जी, और सीधा था कि जो भी क्षत्रियों की हमारी समस्या हैं ब्लॉक लेवल पर निपटा दिया जाए। ग्राम पंचायत लेवल की मेरी योजना थी, लेकिन भविष्य में मौका मिलेगा उसे ही पूरा करेंगे। तो हमारा ये था कि हर ब्लॉक लेवल, हर ग्राम सभा में एक वहाँ कमेटी बनाई जाए, उसमें कोई हर विभाग से एक आदमी होना चाहिए जो छत्तीस समाज का है, जो थाने से होना चाहिए, वीर विभाग से होना चाहिए, PWD का विकास, ग्राम विकास अधिकारी से होना चाहिए। कोई यही छोटी मोटी समस्याएं आती है छत्तीसगढ़ में, और उन्हीं का जब समाधान नहीं होता है तो वही विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाती है, लड़ाई जो होती है, आदमी मरते हैं। तो उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने उनका समाधान छोटी मोटी समस्याओं का वही कराया था। तो समस्या यहाँ पर आ नहीं पाती थी। जो भी आपसी समझौते थे भाईचारे के, उनको सबको कराया।
लड़ाई झगड़े थे उनको शांत कराते थे। अब भी मैं व्यक्तिगत रूप से अब भी व्यक्तिगत रूप से मैं छत्तीसों को जितने भी मुकदमे होते हैं बिना उसके देखता हूँ, बिना पैसे के देखता हूँ और वहाँ जाकर समस्याओं का भी समाधान करता हूँ। आता है तो अपने पैसों से भी उनको मदद करता हूँ। हर प्रयास किया है छत्तीस समाज के लिए आपने, और अब छत्तीस समाज की शिक्षा विकास इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि छत्तीसों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के ऊपर जो भी पूंजी है बच्चों पे पढ़ाने के लिए शिक्षा पर खर्च करनी चाहिए। ज़्यादा हम ज़्यादा शिक्षित बनेंगे, एक रहेंगे, नेक बनेंगे, वो हमारा भविष्य उसी में है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को शिक्षित करें और जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करें। दहेज प्रथा से हम लोग बचने का प्रयास पूरा कर रहे हैं, मृत्युभोज वगैरह उससे हम बचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक साथ तो नहीं हो सकती, लेकिन धीरे धीरे उसमें थोड़ा फ़ायदा हुआ है। इस छत्तीस सदर पर पहले व्यवस्था थी, हमारे बच्चों को कोचिंग किया जाता था, सामूहिक विवाह के लिए पैसा दिया जाता था, गरीब बच्चों को लिए पढ़ाने के लिए फीस दी जाती थी, और जो अस्वस्थ रहते थे, बीमार थे, उनके लिए इलाज हम लोग कराते थे। क्योंकि हमने यहाँ डॉक्टरों की टीम भी छत्तीसों की इकट्ठी की है, ट्यूटरों की भी टीम है छत्तीसों की, वो भी इकट्ठी है। जो भी समय समय पर जैसा होता है वैसा हम अपने विधि की भी एक टीम है जो उनके लिए करती है। तो जितना है उतना समाज के लिए किया है, करेंगे। समाज इस बीजेपी से नाराज़गी है या कैंडिडेट जो उन्होंने टिकट दी है उनसे नाराज़गी है छत्तीस समाज की? कैंडिडेट से तो नाराज़गी है तो वो तो निश्चित है ही, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि छत्तीसों का भविष्य बीजेपी में उज्जवल नहीं है। तो इस बार स्पष्ट कर दिया है जनता ने कि अब की बार रामनाथ सिकरवार जी 100%, 100%, 1 से 10% रामनाथ सिकरवार। तो मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, आप इसको कितना संभव देखते हैं? कुछ नहीं, 400 चलती है, 300 के अंदर रह जाएंगे, 300 सिमट कर रह जाएंगे, समझ के रह जाएगी। कहाँ से करेंगे? जो समाज में दुर्भावना पैदा कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं, किसी को ऊंचा ले जा रहे हैं, तो कहाँ से 400 पार? तो जब होती है आप एक साथ व्यवहार करते। यूपी में कितना क्षत्रिय है, 14-15% क्षत्रिय है, अब 4 आदमियों को टिकट दे रहे हैं, कहाँ से 400 पार हो जाएंगे? 400 पार तो जब होती है ब्राह्मणों को टिकट, जनरल कास्ट के टिकट देते, जनरल कास्ट की सब टिकटों का आपने काट दिया 2-4%, कहाँ से 400 पार हो जाएगी? हमें तो लगता है 300 भी नहीं हो रही है ऐसे। तो क्या कारण है कि छत्तीस समाज की सारी टिकटें काटी जा रही हैं इस वजह से, और छत्तीस समाज में भारी रोष भी है इनको टिकटों को लेकर, और इस बार फैसला करेगा, क्या करेगा छत्तीस समाज फैसला? क्षत्रिय समाज सोचने पर मजबूर हो रहा है, समय के अनुसार बदल रहा है। पहले क्षत्रिय समाज विश्वास किसी के साथ रहता था, ये क्षत्रिय के अंदर खूबी है कि जिससे उसे निभाए, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा है कि साथ रहकर भी उसके साथ विश्वासघात हो रहा है, तो स्वयं सोचने पर वो मजबूर हो रहा है कि ऐसी स्थिति में जहाँ हमारा अधिकार छीना जा रहा है, अपना अधिकार हमारा काटा जा रहा है, तो हम उसको रोकें और भविष्य में अपने अधिकार को हम छीनें। छत्तीस समाज के हमारे साथ दिनेश सिकरवार जी, आज हमने उनसे बात करी है और उन्होंने फतेहपुर सीकरी लोकसभा के समीकरण के बारे में बताया है। छत्तीस 4 लाख के पार हैं, फिर भी यहाँ पर बीजेपी ने कभी छत्तीस समाज को टिकट नहीं दी है। इस वजह से जनता में रोष भी है, और जनता छत्तीस समाज और अन्य समाज मिलकर इस बार क्या निर्णय लेगा और किसका सजेगा इस बार ताज फतेहपुर सीकरी जनता के साथ।